हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि मैटर अपनी स्टेट्स को आपस में चेंज कर सकता है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है। इसका मतलब क्या था कि पार्टिकल्स के बीच में जो पर्टिकुलर गैप था, वो डिस्टेंस था, वो बढ़ रहा था, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते जा रहे थे, इसलिए वो अलग अलग शेप्स में मिल रहा था हमें, है ना। यानी वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा था। कौन कौन सी थी? सॉलिड से चेंज हो रहा था किसमें? लिक्विड में। और लिक्विड से चेंज हो रहा था किसमें? गैस में। और फिर वापस इससे लिक्विड में और इससे सॉलिड में। ठीक है, इन सब की कोरेस्पॉन्डिंग प्रोसेसेस हमने पढ़ ली थी सारी की सारी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन। अब इवापोरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वाष्पीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज का भाप बन जाना या वाष्प में बदल जाना। सिंपल सी चीज है। लिक्विड्स इजीली इवापोरेट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर घर में आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जो डिग्गियां होती है पानी के कुंड होते हैं, उनमें से पानी जल्दी खत्म होता है। गर्मियों के दिनों में जल्दी खत्म होता है, लेकिन वही पानी, उतना ही पानी सर्दियों के दिनों में बहुत दिनों तक चलता है। रीजन क्या है? जो पानी होता है उसके सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक बीकर है, यहां तक इसमें पानी भरा है, यहां तक, ठीक है। तो अब दो टाइप की चीजें होती है। एक तो होता है जो अंदर का हिस्सा, बिल्कुल जो बाउंड्री को बिल्कुल टच नहीं कर रहा हो किसी को भी, उसको बोलते हैं बल्क। बल्क का मतलब क्या है? बिल्कुल अंदर का हिस्सा है, उसके बाहर हर साइड एक जैसा एनवायरमेंट है। अगर मैं यहाँ एक एटम मैंने यहां लिया, ठीक है, एक पार्टिकल मैंने यहां लिया, इसके चारों साइड, हर डायरेक्शन में, चारों साइड नहीं, हर डायरेक्शन में सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं, उन पे इक्वल फोर्स लग रहा है। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं उनके ऊपर इक्वल फोर्स नहीं लग रहा होता। उनके ऊपर इक्वल फोर्स नहीं लग रहा होता। रीजन क्या है कि उनके ऊपर इक्वल फोर्स नहीं लग रहा है? उसका रीजन भी बता रहा हूं। रीजन क्या है कि सरफेस वाले पार्टिकल के ऊपर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है दूसरे पार्टिकल से। क्यों? क्योंकि इनके नीचे तो सेम पार्टिकल हैं, यानी नीचे की साइड तो फोर्स इक्वल लग रहा है, लेकिन ऊपर की साइड क्या है? जो पानी की लेयर होती है उसके ऊपर क्या होता है? एयर। यानी यहां क्या है? यहां है एयर, ठीक है। अब हवा है, हवा के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल में दिन रात का फर्क है भाई, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से जो सरफेस के ऊपर वाले पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत जल्दी बढ़ती है और वो सरफेस को छोड़ छोड़कर एयर में चले जाते हैं। अब जैसे ही पानी को थोड़ा सा हीट करते हैं, हीट अप्लाई करो, ठीक है, जैसे ही हीट अप्लाई की पानी गर्म होना शुरू होता है। जैसे ही गर्म होता है इन पार्टिकल्स के पास, वैसे एक्चुअल में हर चीज के पास, हर पार्टिकल के पास, हर एटम के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी पार्टिकल कभी भी रेस्ट पे नहीं रहता, उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती ही है। क्या होता है? कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी उनके पास हमेशा होती है। यानी कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैस में हो, वो कुछ ना कुछ वाइब्रेट करते ही रहते हैं, ठीक है। और वो कुछ ना कुछ वाइब्रेट किस वजह से करते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होती ही है। कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी उनके पास हमेशा रहती है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, यही काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज होना शुरू करती है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जो सरफेस के पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इजीली इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उनके नीचे तो सेम पार्टिकल है, लेकिन ऊपर एयर है, ऊपर के पार्टिकल अलग है। तो यानी कि वो क्या करेंगे? सरफेस को छोड़ छोड़ के एयर में जाना शुरू कर देंगे और ऐसे ही वाटर का इवापोरेशन हो जाएगा। इसको देखने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, घर में बिल्कुल इजीली, एक इजी एक्सपेरिमेंट है, घर में करके देखिएगा। एक तो कप में पानी ले लो, ठीक है, एक कप में ले लो, एक बड़े सारे कटोरे में पानी ले लो, ठीक है, और एक पानी ले लो तुम लोग गिलास में, और अब तीनों को अलग अलग जगह रखना है। जैसे कप वाला पानी है ना, उसको तुम रखो छाया में, यानी खिड़की में जहां हवा लग रही हो, बिल्कुल छाया हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरे को जो बाउल वाला पानी है, यानी कटोरे वाला पानी, उसको बाहर धूप में रख दो। तीसरा,
जो पानी गिलास का है उसको कहाँ रखो, उसको अलमारी के अंदर रख दो, अलमीरा के अंदर रख दो, जहां उसको धूप भी ना लगे और ज्यादा हवा भी ना लगे। अब तुम्हें नोट डाउन करना है कि किसमें से पानी कम जल्दी, किसमें, फिर तुम्हें देखना है कुछ दिन के बाद देखना है कि किसमें पानी कम हो गया और कितना कम हुआ। जिसमें जितना पानी ज्यादा कम हुआ उसमें इवोपोरेशन उतना ही ज्यादा हुआ। और देखा यह जाता है कि धूप में जो बाउल हमने रखा है उसमें से इवोपोरेशन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट उनके ऊपर धूप पड़ती है, हीट होता है, पानी गर्म होता है, गर्म होने के साथ ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स की, पानी में जो पार्टिकल्स है, वाटर के जो मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स, हाइड्रोजन एटम है, उनकी एनर्जी क्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इवोपरेट होना शुरू कर देते हैं, इवोपरेट होना शुरू कर देते हैं और इवोपरेट होते रहते हैं। इन सारी चीजों को आपने देखा है। जनरल एक और एग्जांपल देते हैं, घर में कपड़े सुखाए होंगे सभी ने, तो ध्यान रखना कमरे के अंदर कपड़े लेट सूखते हैं, बाहर जल्दी सूखते हैं। कपड़े वैसे सूखते ही क्यों हैं, क्वेश्चन तो ये आना चाहिए ना माइंड में कि कपड़े सूख क्यों जाते हैं। कपड़े इसी वजह से सूखते हैं, क्यों, क्योंकि कपड़ों में क्या होता है, पानी। जब कपड़े धोते हैं तो उनमें क्या रह जाता है, पानी। गीले कपड़े पानी होता है ना, उनको धूप में सुखाया जाता है, उनको धूप में सुखा दिया जाता है, ठीक है, उनको धूप में सुखा दिया जाता है। जैसे ही धूप में सुखाते हैं कुछ देर बाद वो सूख जाते हैं, उनमें पानी बचता ही नहीं है। पानी गया कहाँ, पानी एटमॉस्फेयर में चला गया, एयर में चला गया उड़ के। यानी वो कैसे उड़ा, इवोपरेशन के थ्रू। इवोपरेशन की डेफिनेशन को लिखते हैं कि इवोपरेशन होता क्या है। ठीक है बच्चों, एग्जांपल से समझ तो वैसे आ गया होगा, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन को लिख देते हैं कि इवोपरेशन क्या होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब लिक्विड, कोई भी लिक्विड, वाटर मॉलिक्यूल नहीं, कोई भी लिक्विड जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला जाए, और कब, जब ऐसे टेम्परेचर पे जो उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो, यानी इट इज द प्रोसेस इन विच ए liquid changes into its gaseous state at a temperature below its boiling point। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो इस चीज को, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, अपनी रेस्पेक्टिव गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है एक ऐसे टेम्परेचर पर जो कि उसके लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। यानी जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि इवोपरेशन कब होगा वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा पानी। ठीक है, पानी भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है कब, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचना जरूरी नहीं है, उससे पहले ही वो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। इसी चीज को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को जो बोलते हैं हम इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। इसके बाद मैं बात करूंगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, यानी इवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करेंगे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं उन्हें हम अब देखेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ठीक है, यानी कि इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सिंपल फैक्टर है। सबसे पहला जो मैंने थोड़ी देर पहले कप, ग्लास और बाउल वाला एग्जांपल दे रहा है वो सारा यहाँ यूज हो जाएगा। सबसे तो पहला है टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा, चलो पहले टेम्परेचर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, तो मैंने क्या बोला था कि एक बाउल में पानी भरा है, उसको कहाँ रखना है, धूप में रखना है। धूप का टेम्परेचर अंदर से और छाया से ऑब्वियस से ज्यादा होता है, तो धूप में रखे हुए का टेम्परेचर ज्यादा होगा।
जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका इवोपोरेशन भी ज्यादा, यानी टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इवोपोरेशन भी ज्यादा होगा, यानी रेट ऑफ इवोपोरेशन किसका ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ऊपर की तरफ एरो, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज तो इवोपोरेशन भी इंक्रीज। दूसरा फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है भाई, अब इसको देखो, सरफेस एरिया की बात कर रहा था, मैंने कहा था एक कप लो, एक गिलास लो और एक बाउल लो, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, यानी किसमें ज्यादा सरफेस एरिया, पानी सरफेस के रूप में किसमें ज्यादा है, बाउल में। क्यों? क्योंकि कप इतना सा, ग्लास इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, और बाउल सबसे बड़ा। अब देखो ये बाउल सबसे बड़ा हो गया, किसका सरफेस एरिया ज्यादा, पानी यहां सरफेस पे रहेगा, सबसे ज्यादा एरिया किसका, बाउल का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इवेपोरेशन भी किसमें से होगा, बाउल का, क्योंकि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल किसके कांटेक्ट में आएंगे, हवा के कांटेक्ट में आएंगे, वो उतना ही अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे। इसी वजह से वो क्या करेंगे, सराउंडिंग्स को ठंडा कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, इसका इवेपोरेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी सरफेस एरिया जितना ज्यादा, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो इवेपोरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। तीसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर की बात कर ली, सरफेस एरिया की बात कर ली, तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्या हो सकता है, सोचो जरा, कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो इवेपोरेशन को क्या करेगा, ज्यादा कर देगा। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, 3 एग्जांपल लिए थे ना, एक में टेम्परेचर का इफेक्ट था, एक में सरफेस एरिया का इफेक्ट था, और दूसरे में क्या था, दूसरे में क्या था इफेक्ट, दूसरे में इफेक्ट किसका था, जो लास्ट था उसमें क्या होता है, जो तीसरा एग्जांपल, यानी हमने जिस गिलास को, ठीक है, हमने जिस गिलास को किस में रखा था, डार्क अलमीरा में, डार्क अलमीरा में रखा था। ठीक है, यानी अलमारी में हमने जिस गिलास को रखा था उसमें सबसे कम इवेपोरेशन हुआ। कहने का मतलब क्या था, जहां अंधेरा था, अंधेरे में का मतलब क्या था, ठंडक थी। सिंपल से तीसरे पॉइंट को हम टेम्परेचर से भी रिलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मेन बात क्या थी कि सरफेस एरिया और टेम्परेचर अगर ज्यादा होंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, अगर ये कम होंगे तो इवेपोरेशन भी कम ही होगा। फिर बात क्या करते हैं कि अब बात करते हैं कि जब हमें फैक्टर्स पता चल गए कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं इवेपोरेशन को, उसके बाद हम क्या बात करते हैं, फैक्टर्स तो हमें पता चल गए इवेपोरेशन को कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज हमें जिसका देखना है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हम समर में, यानी गर्मियों में, समर में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, समर में हम कॉटन के कपड़े ही क्यों पहनते हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान देना, गर्मी जितनी ज्यादा होती है हमें पसीना उतना ज्यादा आता है, और जब पसीना ज्यादा आता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे ही पसीना आता है तो क्या होता है, कॉटन का कपड़ा पसीने को अब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही वो इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, अब क्यों, क्योंकि पसीना हमारे सरफेस पे रहता है, हमारी बॉडी पे रहता है, वहां से क्या करता है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है, और जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है वो क्या होता है, कपड़ों में आके कपड़ों में आके इवोपरेट होना शुरू हो जाता है, और कपड़ा जैसे ही उसको धूप, थोड़ी सी हवा लगती है वो सूखता है, धूप और हवा में कपड़ा क्या है, सूखता है। ठीक है, और जैसे ही कपड़ा सूखता है हमें क्या है, ठंडक महसूस होती है, थोड़ी सी हवा लगती है, गर्मियों में पसीना आ जाता है, उसके ऊपर थोड़ी सी हवा लगती है, हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है महसूस ठंडक, क्योंकि जो पसीने के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी तो पानी होता है ना मेनली, वो पानी क्या होता है, पसीना पानी तो है, NaCl में नमक मिला हुआ पानी, नमकीन पानी, सिंपल सी बात। ठीक है, तो क्या होगा, जो पसीना आएगा वो इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेशन के लिए वो क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी, जो एक्सेस एनर्जी उसके पास होती है उसको वो लूज करता है, और जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है अपने सराउंडिंग्स को वो कूल कर देता है, यानी अपने आसपास की चीजों को ठंडा कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इसको तो तुम लोगों ने देखा होगा
कोल्ड ड्रिंक भर दो इस गिलास में, कोल्ड ड्रिंक, उसमें आइस भी डाल देना, 1-2 क्यूब आइस क्यूब डाल देना, ठीक है। उसके बाद तुमने देखा होगा तो जस्ट 1-2 मिनट के बाद ही ग्लास के बाहर पानी की बूंदें जमा होनी शुरू हो जाती हैं। तुमने ऑब्जर्व किया होगा जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो या ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी पी रहे होगे तो बर्फ की बोतल, पानी की बोतल जो फ्रिज में रखी है उसके बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? क्या रीजन है इसके पीछे, कभी सोचा? ध्यान से देखना कि जैसे ही, क्यों, बाहर क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या है, इसको, ग्लास को छोड़ के बाकी सब कुछ इसके लिए सराउंडिंग है। सिंपल सी बात है, पानी के लिए बाकी सब कुछ सराउंडिंग है, ग्लास को छोड़ के बाकी सब कुछ सराउंडिंग है। ग्लास तो बाउंड्री है ना जिसके अंदर, देखो पानी इसके अंदर भरा है, तो इसकी जो ग्लास की जो सतह है वो क्या है, इसके लिए बाउंड्री का काम कर रही है पानी के लिए, क्योंकि वो इसको टच कर रहा है। अब देखो बाहर क्या, बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा। अब यहाँ क्या है, आउटसाइड का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा मतलब इवोपरेशन ज्यादा, इवोपरेशन ज्यादा मतलब एनर्जी पार्टिकल लूज ज्यादा करेंगे, और अगर पार्टिकल एनर्जी लूज करें तो वो सराउंडिंग को क्या कर देंगे, कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे। सराउंडिंग क्या हो जाएगा, सराउंडिंग कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्यों जमते हैं, क्यों, क्योंकि बाहर हवा में भी तो नमी होती है ना, हवा में नमी होती है, हमें पता है ना हवा में नमी होती है, सब बोलते हैं ह्यूमिडिटी इतनी है, नमी इतनी है। तो ध्यान रखना, ह्यूमिड कंडीशन, जो तीसरा पॉइंट था ना इसमें, वो यही था जो अभी एग्जांपल से समझा रहा हूँ। टेम्परेचर के साथ भी इसको जोड़ सकते हो। ह्यूमिडिटी, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतना एक कम इवोपरेशन होता है, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवोपरेशन कम, इवोपरेशन लेस। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवोपरेशन उतना ही कम होगा, यानी ठंडे मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो इवोपरेशन कम हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां तो वातावरण में ही नमी होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही नमी ज्यादा होती है, तो नमी जहां पहले से ही नमी ज्यादा है वहां ही जाएगी कैसे नमी, है ना। तो यहाँ क्या होगा, वो नमी जो होती है एयर पार्टिकल्स की, वो इस ग्लास के जैसे ही टच में आती है, यानी मान लो ये ग्लास है मेरा, एयर में नमी है, एयर इसके साइड में, जैसे ही वो इसके टच में आती है, क्योंकि ग्लास का टेम्परेचर बहुत कम है, लो है, क्योंकि ठंडी है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जैसे ही वो एयर पार्टिकल्स इसके टच में आते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो प्रोसेस होती है वो होती है कंडेंसेशन, जिसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर, जो वेपर होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और हमें ग्लास के बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ये था पूरा चैप्टर आपका, इवापोरेशन के साथ ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो डेफिनेशंस बताई हैं, इवापोरेशन के फैक्टर्स बताए हैं, तीनों फैक्टर याद होने चाहिए, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा, यानी नमी जितनी ज्यादा, इवापोरेशन उतना ही कम होगा, सिंपल सी बात है। कैसे, कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, रीजन बता दिया। पानी का ग्लास, कोल्ड ड्रिंक का ग्लास होता है, उसके बाद पानी की बूंदें क्यों जमती है, उसका रीजन बता दिया। सब चीजें केमिस्ट्री से रिलेटेड है बच्चे, एवरीडे लाइफ में भर भर के एग्जांपल मिलेंगे केमिस्ट्री के। सिर्फ पढ़ाने वाले को इंटरेस्ट आना चाहिए, पढ़ने वाले को उससे ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए, सिंपल सी बात है। केमिस्ट्री बहुत इजी है, आसानी से इजीली रिलेट कर सकते हैं बाहर की लाइफ से, हमारी लाइफ से केमिस्ट्री को इजीली रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। 3 पॉइंट है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।